बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हम लोग अब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस भी हैं, उनको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास पीडीएफ में जो पैकेज भी अवेलेबल होगा उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है और सारी बेसिक चीजों को गौर से पढ़ना है ताकि जब सवाल हमारे सामने आए तो हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लूप वाला केस तो आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कोई करंट कैरिंग लूप में कब साउथ पोल नॉर्थ पोल क्या कैसे होता है, वो सब कुछ आपने पिछले चैप्टर में ही सीख लिया था। यहां हम लोग बार मैग्नेट की बात करेंगे, बार मैग्नेट की बात करेंगे। अच्छा, बार मैग्नेट की हम बात करेंगे तो बार मैग्नेट कुछ इस तरह का होता है। हम यहां मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और यहां क्या है, साउथ पोल, ऐसा मानते हैं ना। अच्छा, इस नॉर्थ पोल को ना हम प्लस एम बोलते हैं और इस साउथ पोल को हम माइनस एम बोलते हैं। अब दिमाग में आ रहा होगा कि एम क्या है। ये जो स्मॉल एम है ना, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम ये जो स्मॉल एम है उसका नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ जैसे नहीं चार्ज होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू हम पुट करते हैं, नहीं तो एक को पढ़ रहे थे, उससे भी कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा इसको। यहां जो स्मॉल एम है उसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब जैसे प्लस एम किया तो नॉर्थ पोल को सिग्निफाई किया, माइनस एम हो गया तो साउथ पोल को सिग्निफाई किया। तो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू प्लस क्यू होता है, वैसे ही इसमें माइनस एम और प्लस एम होता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिख रहा है आपको। अब इसमें ना कोई एक नोटिसेबल चीज है। एक नोटिसेबल चीज ये है कि किसी भी बार मैग्नेट में जब आप देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पूरा कोने पे नहीं होता है, कोने से थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। तो इनके बीच का एक दूरी है, इनके बीच की इस दूरी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ। और ये जो टोटल दूरी होता है एग्जैक्टली एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। इसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। मतलब बार मैग्नेट में ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा कोने से थोड़ा अलग अलग होता है। यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको मैग्नेटिक लेंथ, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। अब कुछ समझने की चीज है। समझने की चीज ये है कि जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो होगा मैग्नेटिक लेंथ। और अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक लेंथ की, तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होता है? इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका ये मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिक लेंथ वो एक्चुअल डिस्टेंस है और ये जो है मैग्नेटिक लेंथ वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ याद आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो है वो बिहेव कर रहा है वेक्टर की तरह, ये बिहेव कर रहा है वेक्टर की तरह, ये किसी तरह बिहेव कर रहा है, स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। इसे अगर हम देखना भी चाहें तो मान लो कि कोई ना मैग्नेट इस शेप का है, मतलब इसको ऐसा सेमी सर्कुलर में बेंड कर दिया। यहां कोई नॉर्थ पोल है, यहां क्या है, साउथ पोल। अब समझने की चीज क्या है? समझने की चीज ये है, मतलब इस वाले में बताने की कोशिश है
ये जो डेफिनेशन है इसमें तुम समझ सकते हो कि इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, या और बेहतर तुम क्या समझ सकते हो, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट ऑफ एनी शेप, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट ऑफ एनी शेप। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसमें होगा ये कि ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगा, पूरा यहां से यहां तक होगा, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ, क्योंकि ये तो पूरा है ना। लेकिन अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का मिनिमम दूरी, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का मिनिमम दूरी ही शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये समझ सकते हैं। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम लोग बोलेंगे ये ज्योमेट्रिक लेंथ हो गया, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात अगर करें हम लोग तो ये मैग्नेटिक लेंथ हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ हो गया, ये हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ और ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ। ये समझ सकते हैं। और एक साइंटिफिक चीज है, मतलब हमने तो कभी कैलकुलेट करके उसको ऑब्जर्व नहीं किया, एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट से लोग ये समझ सकते हैं। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है, कौन बड़ा है हो सकता है, मैग्नेटिक लेंथ की ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ है ना, मैग्नेटिक लेंथ तो छोटा ही होगा, यहाँ भी हमने देखा कि थोड़ा छोटा है और यहाँ भी छोटा है। जैसे मान लो कि इसका रेडियस r होता, ये कितना आ जाता 2πr, और ये लगभग कितने के बराबर, अगर थिकनेस को हम इग्नोर कर दें, एवरेज रेडियस लेंथ है हम लोग, तो ये किसके बराबर हो जाता, 2r के बराबर हो जाता, ये 2πr के बराबर हो जाता और ये 2r के बराबर हो जाता। अब हम लोग एक चीज क्या समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ, मतलब जो मैग्नेटिक लेंथ होगा डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक लेंथ, ये लगभग इसका रेशियो जो होता है ना वो 0.84 के बराबर होता है, लगभग इसके बराबर हो जाता है, 0.84 के बराबर हो जाता है। अब एक और चीज समझो जरा, 0.84 के बराबर हो गया। अच्छा, ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m यानी कि पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पर। पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट होगा बार मैग्नेट उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब किस तरह का नेचर है मटेरियल का जो मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं। और तीसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर भी ये डिपेंड करेगा कि किस इंटेंसिटी के साथ इस मैग्नेट को मैग्नेटाइज किया गया है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सबसे पहले बार मैग्नेट सीखा, बार मैग्नेट में हमने देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल है, प्लस एम माइनस एम, एम का मतलब पोल स्ट्रेंथ। जो पूरा एक्चुअल लेंथ है बार मैग्नेट का किसी भी शेप का वो क्या हो गया, वो ज्योमेट्रिक लेंथ हो गया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गया क्या, मैग्नेटिक लेंथ के बराबर। ये वेक्टर की तरफ बिहेव करेगा और ये स्केलर की तरफ बिहेव करेगा। हम लोगों ने इस बार मैग्नेट को अगर हम इस सेमी सर्कुलर शेप में भी लेके चले आते हैं, यहाँ पे कैपिटल आ है, तो समझने की क्या जरूरत है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच की मिनिमम दूरी 2r के बराबर यहाँ दिख रहा है। अगर थिकनेस को हम इग्नोर करते हैं और r एवरेज रेडियस लेते हैं तो ये मैग्नेटिक लेंथ है हमारा और ये ज्योमेट्रिक लेंथ है। अच्छा, मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिक लेंथ बराबर 0.84 तक लगभग। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है किन चीजों पर, डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर स्मॉल m, दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पर, और तीसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर। सारी चीजों को दिमाग में एकदम सेट रखना है, इसी के बेसिस पर एकदम सिंपल क्वेश्चंस हमारे सामने आए। किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है और हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। अगर किसी बार मैग्नेट की बात करें तो हम यहां मानते हैं अगर साउथ पोल तो यहां क्या मानेंगे, नॉर्थ पोल, मतलब यहां माइनस m और यहां क्या प्लस m, इनके बीच का जो दूरी है इसको चलो L वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M वेक्टर, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं स्मॉल m और यहां जो वेक्टर L है वो। अब ये जो वेक्टर L है फ्रॉम
साउथ टू नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल से कहा जाएगा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। ये जो वेक्टर m है वो सॉरी n वेक्टर ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाएगा, यानी ये जो m होता है ये भी m किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से क्या नॉर्थ पोल। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम इस तरह समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करते थे, नहीं याद है अच्छे से मैं कंपेयर करके सब कुछ बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल में देखते थे कि यहाँ पर एक -q चार्ज है, यहाँ पर कोई +q चार्ज है और दोनों के बीच का दूरी मान लो कि d है। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था, तो डायपोल मोमेंट हम वहां सीखते थे और यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट सीख रहे हैं। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m पोल से, क्योंकि ये जो n वेक्टर है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो P बराबर क्या है, QD वेक्टर। P बराबर क्या है, QD वेक्टर। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, P बराबर QD वेक्टर है, तो प्लस में यहाँ -q है, यहाँ पे +q। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने जान लिया। अच्छा, एक चीज तो मैं समझ सकते हैं, ये पोल स्ट्रेंथ के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा है कि दिस पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम मानते हैं कि जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज स्मॉल m इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। स्मॉल m लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इस बार मैग्नेट का लेंथ कितना होगा, लेकिन स्मॉल m इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। अच्छा, हम एक काम करें कि यहाँ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल k और यहाँ क्या कर देंगे a, मतलब स्मॉल m इज इक्वल टू k इनटू a हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, वेयर a इज सम कांस्टेंट, इस कांस्टेंट ये कोई कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम स्मॉल m को लिख सकते हैं स्मॉल k इनटू a लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और सोचो कि इसी को अगर हम यहां पुट करते हैं, अगर हम सिर्फ ना इस m के मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्मॉल m इनटू l लिख सकते हैं ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा k है, ये जो स्मॉल m है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k a लिख सकते हैं। तो एक चीज यहां समझना कि कैपिटल M डिपेंड्स ऑन एरिया ऑन लेंथ, एरिया पर भी डिपेंड करेगा और लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, एक बात और समझो कि कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स एरिया इनटू लेंथ का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। एरिया इनटू लेंथ का मतलब हो गया वॉल्यूम, मतलब m इज इक्वल टू k इनटू v, वॉल्यूम लिख सकते हैं। स्मॉल कैपिटल M डिपेंड्स ऑन एरिया, डिपेंड्स ऑन लेंथ, या हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, हम लोगों ने दो तरह से सीखा, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट कंफ्यूज ना करो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर की बात हो रही है। तो एक हम लोगों ने सीखा था पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में कॉइल के लिए, याद है कॉइल के लिए सीखा था कि कोई कॉइल होता था, उसमें करंट I होता था, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे समझते थे, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स IA ऐसा लेते थे हम लोग। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट हमने किसके लिए सीखा, कॉइल के लिए सीखा, और एक मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोगों ने अभी सीखा है वो किसके लिए सीखा है, बार मैग्नेट के लिए सीखा है। बार मैग्नेट के केस में हम लोगों ने क्या सीखा है कि m इनटू l वेक्टर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ये दो तरह का सेगमेंट है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का, इस चैप्टर में, जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा था, तो चैप्टर जो आप अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को ही दिखा रहा है। अगर ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट को ही दिखा रहा है, मतलब जो यूनिट ml का होगा वही यूनिट किसका हो जाएगा, NIA का हो जाएगा। लेकिन n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका तो कोई यूनिट है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक बात समझो कि स्मॉल m का अगर यूनिट निकालना है, एक बात तो स्मॉल m है, ये स्मॉल m को क्या लिख सकते हैं, n का कुछ है ही नहीं, डायमेंशन या एलिमेंट की बात करें हम, I का क्या होगा, कैपिटल A, एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हम क्या लिख सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो मीटर। कंफ्यूज मत करना कि mm सब कट जाएगा। तो ये हो गया एम्पियर मीटर, मतलब यूनिट ऑफ स्मॉल m इज एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। कोई पूछेगा यूनिट तो बता सकते हो आसानी से, कोई डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन भी नहीं बता दोगे। करंट का तो यही होता है AL, A पावर 1 और L पावर क्या 1, इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को समझ पाए कि इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा।
तो मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मैग्नेट तक जाना था हम लोग को, उसको हम लोग कैपिटल M वेक्टर से रिप्रेजेंट किए थे, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल माइनस M से प्लस M। तो कैपिटल M इज इक्वल टू M इनटू L वेक्टर। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी तरह से यहां पे अब स्मॉल m जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल m इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मतलब स्मॉल m लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब स्मॉल m अगर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल m इज इक्वल टू k where k is constant। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू L। कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m की जगह k पुट कर देंगे तो क्या समझेंगे, स्मॉल m जो है वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, मतलब वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट सीखा था, NIA। अब इसका सीख रहे हैं, बार मैग्नेट का भी सीख रहे हैं। तो दोनों आपको दिमाग में रखना है, दोनों का फॉर्मूला से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यूनिट और डायमेंशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अलग अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मैग्नेट्स का। एकदम बेसिक वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। बेसिक वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से आसानी से डील कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें ऐसा है, यहां दो मैग्नेट है, यहां साउथ पोल, यहां नॉर्थ पोल, यहां इसका साउथ पोल, यहां इसका नॉर्थ पोल। लंबाई दोनों का सेम ही है। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग m मान सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या मान सकते हैं, m। तो इसमें अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा गया है तो कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है कि साउथ से नॉर्थ इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम ऐसा मान सकते हैं, इसका भी साउथ से नॉर्थ ऐसा मान सकते हैं। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि इस m का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्मॉल m इनटू l हो जाएगा, जो लंबाई है। अच्छा, ये m है और ये m है, मतलब कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है ना। यहाँ कोई वेक्टर m है, यहाँ कोई वेक्टर m है, तो जो नेट होगा इसका, जो m नेट होगा वो एकदम बीचों बीच हो जाएगा। जो हमारा m नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, यानी रूट 2 टाइम्स m हो जाएगा ना। अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर यानी रूट 2 टाइम्स m हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप लोगों ने वेक्टर के तरीके से सॉल्व कर दिया। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और सेम इससे लगा हुआ मैग्नेट कोई साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है, तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। हम लोग एकदम ही आसानी से ये समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ m और इसके लिए भी यहाँ से यहाँ m, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है ना। तो अगर हम m नेट निकालना चाहें तो m नेट कैसे लिखेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड m, इसका भी मैग्नीट्यूड m, यानी 2m हो जाएगा। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा 2m। उसके बाद देखो ना, जो के बाद अगर हम यहाँ 3 की बात करते हैं, 3 की बात में क्या है कि अगर कोई साउथ से नॉर्थ ऐसा हो और दूसरा मैग्नेट जस्ट उल्टा हो, इधर साउथ और इधर नॉर्थ, अगर ये इस तरह का सिचुएशन हो तो ये साउथ से नॉर्थ है, तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, वेक्टर m, और यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, वेक्टर m। तो अब यहाँ अगर हम m नेट की बात कर रहे हो तो यहाँ वेक्टर प्लस m, इसमें अगर हम वेक्टर भी लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अल्टीमेटली तो मैग्नीट्यूड सेम ही आता, प्लस m और यहाँ क्या माइनस m, यानी नेट 0 चला आएगा। नेट क्या चला आएगा, 0 चला आएगा, बड़ी आसानी से। थोड़ा अच्छा सवाल भी अगर हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अच्छा सवाल कैसे होगा कि इस तरह का कंफ्यूगरेशन मान लो, यहां साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ फिर से साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, और यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। तो अब इसमें हमको नेट बताना है। 3 हमको दिख रहा है ना, 3 जो दिख रहा है तो पहले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब देखो ना, अगर ये साउथ से नॉर्थ अगर ये m है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी साउथ से नॉर्थ, ये भी क्या हो जाएगा, m। लेकिन इस वाले में क्या करेंगे, देखिए एक चीज समझने की जरूरत है। अगर इसकी लंबाई l है
और इसकी लंबाई भी l है, सवाल में दिया है। तो ये जो होगा इसका लंबाई l थोड़ी होगा, इसका लंबाई हो जाएगा √2l। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? √2l। क्यों? क्योंकि ये अंडर l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये √2l हो जाएगा। तो फिर यहां से यहां जब जाएंगे तो ये √2m हो जाएगा। ये m है और ये m है, तो ये वाला कितना हो जाएगा साउथ से नॉर्थ जाने में? √2m। ये कितना हो जाएगा? √2m। क्योंकि अगर इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई l है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? √2l हो जाएगी। और अगर ये m है, ये m है, तो ये √2m हो जाएगा, क्योंकि m जो है वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है। ये बात हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ये करने के बाद अब एक चीज और समझना क्या है कि अगर 1 और 2 का रिजल्टेंट है, तो देखो एक काम करते हैं कि यहां पर x y बना देते हैं। 1 और 2 का रिजल्ट है, इसको देखना होगा रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 का रिजल्टेंट देखना हो, देखो तो ये 2 है तो ऊपर m, ये वाला कितना m, इस तरह से है ना। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा 1 और 2 का रिजल्टेंट, वो तो कहीं ऐसा आ जाएगा ना, √2m के बराबर, बोलो ना m नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें यहाँ ऑरिजिन मानते हैं, ये भी ऑरिजिन है, तो 1 और 2 का रिजल्टेंट कितना हो गया? √2m हो चुका है। 1 और 2 का जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा? √2m। अच्छा, तीसरा वाला जो है इसको हम थर्ड मानते हैं। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ 1 एंड 2। और जो तीसरा वाला है वो तो ऑलरेडी √2m है ना, तो अगर इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ना किसी वेक्टर को, तो हम यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये √2m, ये क्या हो जाएगा? मैग्नेट नंबर 3। अब इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 45, ये भी यहाँ से 45, तो mnet तो कहीं यहाँ बीचों बीच आ जाएगा ना एकदम। mnet जो आएगा वो एकदम बीचों बीच आएगा, और वो किसके बराबर होगा? √2m का स्क्वायर प्लस √2m का स्क्वायर। इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ लिख सकते हैं √2 टाइम्स √2m, यानी फाइनल आंसर विल बी 2m। mnet ऐसे चला आया। तो बस वेक्टर का तरीका इस्तेमाल करना है, वेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझना है, वेक्टर का तरीका इस्तेमाल करना है, वहां से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर अगर दिमाग में है तो फिर जल्दी सब आसान है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ m, यहाँ भी m, तो mnet हमने यहाँ बीच में निकाल लिया। इस वाले में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन तो सीधा ऐड हो गया, दोनों अपोजिट तो सीधा माइनस हुआ 0। हो सकता था कोई बड़ा कोई छोटा होता, तो फिर 0 नहीं होता, कुछ और होता। यहाँ पर 3 मैग्नेट था, अगर इसको m, इसको m, तो इसको √2m आना पड़ेगा, क्योंकि इसका लंबाई अगर l है, इसका लंबाई भी l है, तो इसका लंबाई √2l हो जाएगा। इन दोनों 1 और 2 का एक रिजल्टेंट आएगा, तो √2m के बराबर हमने यहाँ बना दिया। इस तीसरे वाले को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इनका नेट रिजल्टेंट जो देखना है वो तो बीचों बीच होगा एकदम, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो mnet निकालने का तरीका हम जानते हैं, यहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।